अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथ्स के कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे। जो सवालात मुझे एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट लगे उन सवालात को मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप 1 मिनट के अंदर सवालात को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और क्या वो ट्रिक्स है जिसको आप यूज़ करके अपने सवालात को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, the 180 students in a group are to be seated in rows so that there is an equal number of students in each rows. Each of the following could be the number of rows except. अब अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, सवालात को है ना हमेशा है ना सेंटेंस बाय सेंटेंस में सॉल्व करो। समझो पहले सवाल क्या क्या है। तो हम सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास, द 180 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आर टू बी सीटेड इन रॉस। तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पर कह रहा है कि 180 स्टूडेंट्स जो है वो उनको रॉस में है ना बिठाना है। सही है, कैसे बिठाना है? सो डैट देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रॉस, मतलब हर रॉस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो पहली रॉस के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, दूसरी रॉस के अंदर 70 है, तीसरी रॉस के अंदर 10 है। इक्वल नंबर होने चाहिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ रॉस एक्सेप्ट। देखिए ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम इसको समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। एक्सेप्ट का मतलब यही होगा कि इसके अलावा, मतलब ये जो नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन सब ऑप्शंस में से हमें वो बताना, वो नंबर बताना है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। सही है। तो अगर हम देखें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हमें पता है कि 180 को हम डिवाइड करेंगे ऑप्शन से, तो आंसर हमारा जिसमें पॉइंट में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 180 को यहाँ पर डिवाइड करूँ 4 से, तो मुझे पता है कि 4 वन ज़ा और ये 45 हो जाएगा। सही है। अगर 20 से डिवाइड करूँ 180 को, तो 0 से 0 किया, 2 वन ज़ा और 2 नाइन ज़ा, तो ये हो गया 90। और अगर मैं यहाँ पर मिल के 9 आ जाएगा आंसर। और अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ तो मुझे पता है 180 डिवाइड बाई 30 क्या होगा। ये हो गया मेरे पास 3 वन ज़ा और 3 6 ज़ा 16 ज़ा, तो यहाँ पे 16 आ गया। फिर अगर 40 को मैं करूँ तो मुझे पता है कि 0 से 0 चले जाएगा, और 4 वन ज़ा और 4 फोर ज़ा मेरे पास 16 होता है, तो ये 4.5 ज़ा हो गया, तो 4.5 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट मान से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 40 स्टूडेंट्स को एक रो में बिठा दें तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे हर रोज के अंदर, क्योंकि एंड में मेरे पास 20 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो ई को भी हम चेक कर लेते हैं। 180 डिवाइड बाई 90 करूँगा, मुझे मालूम है इजी है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी होल नंबर मान से आ रहा है। तो अब अगर आप देखें पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने अपना 1 मिनट में से 40 सेकेंड्स मैंने कोशिश की कि क्वेश्चन को मैं समझ जाऊँ क्वेश्चन क्या क्या है, और 10 सेकेंड्स के अंदर आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका 50 सेकेंड्स के अंदर एवरेज सॉल्व हो रहा है। सही, मैंने यहाँ पे एवरेज टाइम में मेंशन कर दिया। तब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं। अब पार्किंग गैराज रेंट्स पार्किंग स्पेस फॉर $10 पर वीक। और लिखा है यहाँ पर, और मतलब यहाँ आप $10 पर वीक दे दो, यहाँ पे आप $30 पर मंथ दे दो। सही है, हमें समझ आ गया कि एक पार्किंग गैराज है, उसके रेंट से अगर वीकली पे करोगे वो $10 है, अगर मंथली पे करोगे $30 है। हाउ मच डज अ पर्सन सेव इन अ ईयर बाय रेंटिंग बाय द मंथ रादर देन अ वीक। अगर एक बंदा मंथली पे करता है, सही है, तो वो कितना सेव कर लेता है अगर वो वीकली पे करेगा तो अगर पहले हम ना मंथ का निकाले तो है ना, हमें मालूम आसान ही, तो $30 पर मंथ है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर अगर मंथली पे कर रहा है तो पूरे साल का कितना रेंट बनता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, सॉरी। तो 30 मल्टीप्लाई बाय अगर 12 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 360। ये अगर मंथली पे कर रहे हैं तो। अब देखते हैं अगर वीकली पे करें तो। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि ना वीकली को निकालने के लिए ना 10 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये तरीका गलत है।
क्योंकि हर महीने के अंदर वीक्स बराबर नहीं होते हमारे पास, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। लेकिन हमें ऑन एवरेज पता है कि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। सही है। तो अगर मैं 10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ 52 से, तो पूरे साल का आ जाएगा मेरे पास 520 वीकली, अगर हम पे करें तो सिंपल हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम इन दोनों को 360 को 520 को मैं 360 से माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो 520 को जब मैं 360 से माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 160। ये बी इज द राइट ऑप्शन। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है एट अ सर्टेन डिनर अ हैमबर्गर एंड अ कॉस्टलो कॉस्ट $3.59। तो अब हमें यहाँ पे पहली लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये इक्वेशन वाइज क्वेश्चन है। ये हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँ तो पहली इक्वेशन हमारे बनेगी हैमबर्गर और कॉस्टलो मिलके हमें टोटल $3.59 का पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर एच से हैमबर्गर हैमबर्गर को रिप्लेस कर देता हूँ और सी से कॉस्टलो को। तो ये टोटल मुझे पड़ रहा है $3.59। अब दूसरा जो सेंटेंस लिखा है एंड अ हैमबर्गर एंड अ फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट $4.04। तो हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज में जो कॉस्ट कर रहा है $4.04। इफ अ फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज कॉस्टलो। इस लाइन का मतलब है कि फ्रेंच फ्राइज की इन्होंने कॉस्ट नहीं बताई, इन्होंने कहा कि फ्रेंच फ्राइज ट्वाइस कॉस्ट कर रहा है कॉस्टलो के। मतलब अगर हम सपोज करें कि कॉस्टलो मेरे पास $4 का है तो फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट क्या होगी $8। मतलब ट्वाइस कॉस्ट पर है, डबल कॉस्ट पर है। ये बस वर्डिंग का यहाँ पे कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे। तो अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच डू फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट। तो हमें फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट निकालनी है। अगर हम देखें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को, फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट करेंगे ट्वाइस एज मच और कॉस्ट लो। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ उसको ये वाली हमारी जो इक्वेशन है इसमें, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास h प्लस 2c इक्वल टू 4.04। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी जो सबसे पहली इक्वेशन थी वो है $3.59 की। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, मुझे पता है माइनस करूंगा तो सबकी साइन रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2c में से c गया तो ये c बचा मेरे पास, c इक्वल हो गया 3.59 माइनस। तो अगर 3.59 में से मुझे 4.04 को माइनस करना है तो हम एक काम करते हैं 3.59 के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं तो 3.60 बन जाएगा। तो आसानी माइनस करना, 3.60 में से मैं 4.04 को माइनस करूँगा तो 0.44 बनेगा। और एक हमने प्लस किया था तो एक माइनस कर दो, एक मैंने प्लस किया था तो एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.45। सो सी की वैल्यू आ गया हमारे पास 0.45। और अगर मैं सी को इस इक्वेशन में डाल लूँ, ये वाली इक्वेशन में, तो मुझे पता है फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 0.45 जो कि बन जाएगा मेरे पास 0.90। सो ई इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमें फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कहा गया है इन द एक्सप्रेशन अबव। सही है। तो ऊपर हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, और कहा गया ए बी एंड सी आर डिफरेंट नंबर्स एंड ईच, यहाँ पे लिखा डिफरेंट नंबर्स मतलब कि अलग अलग नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए भी सेम नंबर है, बी भी सेम है, सी भी सेम है, अलग अलग नंबर होगा। अगर ए 2 है तो बी 2 और सी 2 नहीं हो सकता। तो ईच वन ऑफ द नंबर्स इज 2 3 और 5। मैं अब बता दिया कि इन तीन नंबर में से ही कोई एक नंबर ए का हो सकता है, कोई एक नंबर बी का हो सकता है, कोई एक नंबर सी का हो सकता है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या मतलब है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब हमें निकालनी मिनिमम वैल्यू। तो हमें ये पता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए अगर डिनोमिनेटर हमारा जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। तो अगर हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं ऐसे ही, तो ऑप्शंस को देखने से पता चलता है कि डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास दो होते हैं, एक 2/15 में आ रहा है और एक 1/30 में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन हमारे पास अगर ये इस फॉर्म में ए डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड बाई सी, तो हमें मालूम है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए
डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। डी को मैं नीचे लगे मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है। तो अब अगर मुझे नीचे ज़्यादा नंबर चाहिए तो नीचे बड़े नंबर रखने होंगे मुझे। अलग मैं अगर 5 और 3 को नीचे रख दूँ तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने नीचे और ऊपर 2 कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर 2/15 मेरा आंसर आ गया, तो 2/15 अगर देखें तो 2/15 से बन सकता है। अब 1/30 किस तरह से बन सकता है? 1/30 बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि हमें 2 तो ऊपर रहेगा हमेशा। अगर मैं 3 को भी ऊपर ले जाऊँ और 2 के नीचे ले जाऊँ तो भी 2/10 बन सकता है। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर हमें पता चल गया क्या है हमारे पास, 2/15। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे आगे सवाल की तरफ। तो फिफ्थ सवाल में हमें कहा जा रहा है AL, Liu and Karen pooled their funds to buy a gift for a friend। तो पहली लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 3 दोस्त है, एक का नाम AL है, एक का नाम ल्यू है, एक का नाम कैरन है। तो इन तीनों ने फंड्स अपने तीनों ने मिलके एक गिफ्ट बाय किया अपने फ्रेंड्स के लिए, सही है। अब AL contributed $2 लेस देन 1/3 कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट, सही है। यहाँ पर भी ये समझ में आ गया हमें इक्वेशन का सवाल है। तो AL ने क्या किया, उसने जो प्राइस दी वो $2 लेस है, $2 माइनस कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट से 1/3 कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट क्या हमारी x, तो 2 माइनस 1/3 x हो गया। अच्छा, लियो ने कितने पैसे दिए? लियो ने कंट्रीब्यूट किया है $2 मोर, $2 मोर का मतलब प्लस साइन का साइन आएगा, 1/4 कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट, सही है। यहाँ पर हमें इन दोनों में अमाउंट नहीं बताई गई बेसिकली, यहाँ पर हमें बस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया। अच्छा, अब कैरन की बात है, तो इफ कैरन कंट्रीब्यूटेड रिमेनिंग $15, कैरन की हमें अमाउंट पता चल गई, कैरन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, रिमेनिंग $15। सही है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली, और एक हमें अमाउंट पता चल गई कि कैरन ने रिमेनिंग $15 कॉस्ट किया, मतलब गिफ्ट के पैसे दिए। तो अब हमें बताने की कॉस्ट क्या है, सही है, टोटल गिफ्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि एमसीक्यूज के ऑप्शंस को हम ना पुट करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। जस्ट लाइक ये 24 है, तो 24 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। और अगर मैं 2 माइनस 8 करूँगा तो एल ने कितने दिए होंगे, $6, सही है। अभी हम सपोज करके चल रहे कि 24 कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट है, तो देखते क्या ये सही होता है कि नहीं। अब अगर 24 को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ल्यू के अंदर, तो ल्यू की इक्वेशन में 24 अगर मैं पुट करूँगा, 24 डिवाइड बाई 4 में जमाने में क्या हो जाएगा हमारे पास, 6, 6 प्लस 2 $8, मतलब ल्यू ने $8 दिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में सम करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास $14। और और रिमेनिंग पे कितने बचेगा मेरे पास, अगर 14 को माइनस करूँगा 24 से तो $10 बचेंगे, मतलब रिमेनिंग $15 बच ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारे पास। अब अगर मैं दूसरे को देखूँ तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है $33। तो अब अगर ए एल ने $33 को मैं डिवाइड करूँ पहले 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11, 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, $9। अब 33 को अगर मैं डिवाइड बाई 4 करूँ तो ये आंसर मेरे पास कुछ पॉइंट्स में आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया अगर पॉइंट्स में कुछ भी अगर आ गया पॉइंट्स में आंसर, यहाँ पर एक्स वाई जी पॉइंट समथिंग आ गया, तो अगर मैं इस पॉइंट को प्लस भी कर दूंगा तो आंसर कुछ रिमेनिंग के करीब नहीं पहुंचेगा, रिमेनिंग में पॉइंट्स में आएगा, मगर यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास होल नंबर में। तो हमें ये पता चल गया कि 33 तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। तो अब आगे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है $36। तो 36 को अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मुझे मालूम है 36 डिवाइड बाई 3 हमारे पास हो जाएगा $12। 12 माइनस $2 कितना हो गया, $10। और बाकी अगर मैं 36 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो मुझे मालूम ये हो जाएगा हमारे पास $9। 9 प्लस $2 हो जाएगा हमारे पास $11। तो अब इन दोनों का मैं सम करूँ तो ये बचता है मेरे पास $21। तो अगर 21 को मैं
माइनस करूँगा कॉस्ट ऑफ द गेस्ट से, मतलब जो $36 है यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर वो आना चाहिए जो रिमेनिंग वैल्यू है जो कैरन ने पे की है। तो यहाँ पर अगर 21 को -15 करूँगा, सिर्फ 36 करूँगा, तो मेरे पास आंसर 15 आ रहा है। तो और कैरन ने भी रिमेनिंग $15 पे किया। तो इससे मुझे पता चल जाए कि 36 इज द राइट ऑप्शन। तब देखो कि यहाँ पर ना हमने कैलकुलेशन, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो ये सवाल आप आसानी से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एवरेज हमारे पास 45 सेकंड से 47 सेकंड्स में स्टूडेंट्स ने इस सवाल को सॉल्व किया है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, बस कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये बस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये है और कुछ नहीं है इसके। तो अब चलते हैं हमारे 6 सवाल की तरफ। छठा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो अब इस सवाल में ना काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल सबसे पहले इंटीजर निकालेगा कि 100 है तो 100 से तो डिवाइड बाय 3 नहीं होता, तो 101 पे चेक करेंगे, 101 भी नहीं होता, 102 पे चेक करेंगे, हाँ 102 होता है, तो 102 से फिर आगे चेक करते जाएंगे फिर इसको प्लस करना स्टार्ट हो जाएगा पेपर के अंदर। तो ये तरीका जो है ना, ये आपको है ना टाइम ज़ाया कराएगा और कुछ नहीं कराएगा। इसका अच्छा ये है कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा सवाल है ना कि डिविजिबल बाय 3 बताओ, इतने से एक रेंज दी हुई है आपको डिविजिबल बताओ, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अब जस्ट लाइक कि यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी गई, एक डिविजिबल बाय 3 है और रेंज दी हुई है 100 से 200 के दरमियान है। सही है। तो सबसे पहले मैं लीस्ट मेरे पास देखूंगा, मतलब 100 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो डिविजिबल बाय 3 है, तो मुझे पता चल गया 102 है। सही है। अब हाईएस्ट देखो, मतलब हाईएस्ट 200 के करीब देखो कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 198। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा कि 198 माइनस 102, और मैं जो किससे चेक कर रहा था डिविजिबल बाय किससे, 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 198 डिवाइड, अगर -102 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 96, 96 डिवाइड बाय 3 मेरे पास हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर 33। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप देखिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुश्किल से आपको है ना 30 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से। अगर आप सवाल समझने में भी 10 सेकंड लगा देते हैं, वैसे सवाल इतना लंबा है नहीं है, और 30 सेकंड अगर आप सॉल्व कर लगा तो 40 सेकंड्स के अंदर आराम से मैक्सिमम है ना आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बनस्बत के आप है ना पहले हर नंबर को निकालते जाए दिमाग के अंदर कैलकुलेट करके, पेपर के ऊपर लिख के काउंट कर इसको कि कितने बंदे नंबर्स। अच्छा, अब हमारे पास ये 7वां क्वेश्चन है। अ सर्टेन बास्केटबॉल टीम दैट हैज प्लेड 2/3 ऑफ हिज गेम्स। सही है। एक बास्केटबॉल टीम ने, फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, 2/3 गेम्स खेली हुई है। सही है। हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 17 विन्स है और 3 लॉसेस है। तो टोटल गेम अब तक कितनी खेली हुई है, 20 गेम्स खेली हुई है। अगर मैं 20 को 2/3 में निकालूँ तो मुझे पता चल जाता है कि टोटल ओवरऑल गेम्स कितनी खेलनी है इस टीम को, 30 गेम्स खेलनी पड़ेगी। सही है। जिसमें से 20 अभी तक खेल चुके हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें पता चल जाए कि अगर 20 गेम्स खेल चुके हैं तो टोटल गेम्स होगी हमारे पास 30। सही है। अब जो रिमेनिंग 10 गेम्स है उसके बारे में क्या कहा गया यहाँ पर, हम ये देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ रिमेनिंग गेम दैट द टीम कैन लूज एंड स्टिल विन एटलीस्ट 3/4 ऑफ ऑल इट्स गेम। सही है। तो पहले हम 3/4 को एक परसेंटेज में निकालते हैं कि क्या परसेंटेज विन्स का रखना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है 3/4 का मतलब है 75%। तो अगर मैं 30 गेम्स जो है टोटल ओवरऑल गेम्स है, सही है, उसका 75% निकालूँ तो 70%, वैसे वैसे दिमाग से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आसान तरीका इसका ये है कि पहले 15% निकाल, 50% क्या हो जाएगा, 30 का हर नंबर का 50% निकालना आसान है, उस नंबर को हाफ कर दो, तो यहाँ पर 50% हो जाएगा 30 का 15। अच्छा, अब 25% निकाल लो, 25% भी निकालना आसान है, जो 50% निकाला है उसको हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा 7.5। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। तो ये हमारे पास होगा 75%। तो अब हमें कहा गया है कि 75% विन करना है। अब यहाँ पर इससे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये आंसर अगर देखो हमारे पास पॉइंट मार है और गेम, क्योंकि यहाँ पर विन का कहा गया है। अब यहाँ पर कोई ड्रॉ की बात हुई नहीं है, गेम टाई होगा या ड्रॉ होगा। तो अब 22.5 में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हम 22
इमेजिन कर रहे हैं, या 23 इमेजिन करके आगे सॉल्व करें। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ो तो यहाँ पे एक लाइन लाइन लिखी हुई है, स्टिल विन एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास? मिनिमम। सही है कि मिनिमम 75% विन होने चाहिए। 75% से नीचे नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है। तो अगर ऊपर हो सकता है 76% भी हो सकता है, तो हम इसको इमेजिन करके चलेंगे कि ये 23 गेम्स विन करनी है। सही है, पहले हम विन का निकाल लेते, तो लूज हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अभी तक 17 गेम्स विन कर चुके, जो टीम है वो 17 गेम्स विन कर चुकी है। तो और कितने गेम्स विन करने हैं? 6 गेम्स और विन करना है। अगर मैं 17 का से माइनस कर दूंगा तो 6 गेम्स आ जाएगा मेरे पास। सही है, और रिमेनिंग कितने गेम्स हमारे पास? 10 गेम्स रिमेनिंग थे। अगर मैं 6 गेम्स और विन करने हैं तो लूज कितने कर सकते हैं? सिंपल है, 4 गेम्स। बस अगर हम सवाल को गौर से पढ़े ना, तो आंसर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है, डैन एंड कैरन हु लिव 10 माइल्स अपार्ट। सही, हमें डायरेक्शन नहीं बताया गया, हमें ये बताया है एक डैन है एक कैरन है जो 10 माइल्स एक दूसरे से अलग रहते हैं। सही है, उन दोनों के घर का जो डिस्टेंस है वो 10 माइल्स है। ये नहीं बताएगा किस डायरेक्शन में। सही है, तो अक्सर बच्चे यही तक पढ़ के ना पता क्या करते हैं, यहीं से ना लाइन बनाया था कि डैन और कैरन के घर का डिस्टेंस इतना होगा। तो हमें अभी ये नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता अगर डैन और कैरन के घर का डिफरेंस अगर मैं यूं बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि डैन का घर कैरन से के घर के ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि असल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो ये करना गलत है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मीट एट अ कैफे दैट इज डायरेक्टली नॉट ऑफ अ डैन हाउस। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि एक कैफे की हमें डायरेक्शन दी हुई है जो नॉर्थ में है डैन हाउस के। तो अब हाँ, अब हम ये ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ कि एक डैन का हाउस अगर ये है, मैं डी से रिप्रेजेंट करके, तो इसका नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक कैफे, ठीक है, मैं सी से कैफे को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे देखते हैं, एंड डायरेक्टली कॉस्ट ईस्ट ऑफ अ कैरन हाउस। सही है, अब हमें ये बता गया सिर्फ कि जो कैरन का हाउस है वो कैफे से ईस्ट पे। तो अब हाँ, मैं यहाँ पे ये डायरेक्शन बना देता हूँ कि कैरन का हाउस अगर ईस्ट पे है तो कैफे इधर होगा हमारे पास। तो ये मैंने ईस्ट पे एक लाइन बना दी। तो अब जो हमारे पास हमें पता चल गया है कि अब डैन और कैरन का घर आपस में किधर? इधर होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज भी लिख देता हूँ कि डैन और कैरन का घर का जो डिस्टेंस है वो था 10 माइल्स। अच्छा, अब आगे का क्या गया है, इफ द कैफे इज 2 माइल्स क्लोजर टू डैन हाउस देन टू कैरन हाउस। मतलब अगर कैफे, हमें ये नहीं बताया गया कैफे और डैन के हाउस के दरमियान फर्क कितना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 2 माइल्स कंसिडर करते हैं कि ये डिस्टेंस है डैन और कैफे में, मगर ये नहीं है। यहाँ पर कहा गया एज कम्पेयर टू कैरन हाउस, डैन हाउस का जो डिस्टेंस है वो 2 माइल्स क्लोजर है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कैरन हाउस का जो डिफरेंस है वो एक्स है, तो डैन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x-2। सही है, तो हाउ मेनी माइल्स इज द कैफे फ्रॉम कैरन हाउस। तो कैरन हाउस से जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x की। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे हाइपोटेनस स्क्वायर के। सही है, तो अगर मैं इसको, अब मेरे पास दो चॉइसेस है, यहाँ तो मैं इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते जाऊँ, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊँ, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ। यहाँ मैं सिंपल, जो मेरा शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि मैं एमसीक्यूज को ही डायरेक्ट जो ऑप्शंस हमें दिए हुए उसको पुट करके चेक करते जाऊँ कि आंसर क्या 100 के बराबर हो रहा है x की वैल्यू। अगर मैं जस्ट लेट्स सपोज कि 6 पुट करूँ, तो मुझे मालूम है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस और 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये तो 100 के बराबर नहीं आ रहा। सही है, ये तो बराबर नहीं आ रहा। अब मैं दूसरी वैल्यू चेक करता हूँ, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास कैंसिल हो गया। सही है, अब 7 है, तो 7 का स्क्वायर मैं जो मालूम है 49 हो जाता है, प्लस 7 - 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये भी मेरे पास 100 के बराबर नहीं होता, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब जो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 8 - 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36।
तो हाँ, ये मुझे पता चल गया कि 60 प्लस 30 90 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, 90 प्लस 10 100 हो गया। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? 8 है। 9th क्वेश्चन में कहा क्या गया है? तो यहाँ पर कहा गया है द टेबल अबव शोज द एवरेज अरिथमेटिक मीन प्राइस पर डजन एग सोल्ड इन अ सर्टेन स्टोर ड्यूरिंग द 3 सक्सेसफुल मंथ्स। सही है, तो हमें ये टेबल लिया गया ऊपर जिसमें हमें प्राइस शो की गई है 3 महीनों के एग्स की एवरेज। तो यहाँ पे पहले मंथ की है 1.26, दूसरे की है 1.20, जून में हमें 1.08 है। इफ 2/3 as many dozen were sold in April as in May, तो हमें इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल गया कि ये हमारे पास इक्वेशन का सवाल है। तब इक्वेशन का सवाल किस तरह सॉल्व होता है कि सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ मई में हमारे पास एक्स एक्स सोल्ड हुए, तो जून में अप्रैल में कितने हुए? तो यहाँ पर अप्रैल की क्वेश्चन भी हमें दी हुई है कि अप्रैल में सोल्ड हुए है 2/3 ऑफ मई, तो मई हमारे पास एक्स था। अच्छा, अब जून में हमें कहा गया क्या कहा गया? एंड ट्वाइस एज मैनी वर सोल्ड इन जून एज इन अप्रैल। तो जून में ट्वाइस सोल्ड हुए अप्रैल के कंपेयर। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जून में कितने सोल्ड हुए होंगे हमारे पास? हमें मालूम है अप्रैल में कितने सोल्ड हुए 2/3 ऑफ एक्स, तो जून में कितने हो जाएंगे 4/3 ऑफ एक्स। सही है। तो अब हमें क्या निकालना है? व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर डजन ऑफ एक्स सोल्ड ओवर द 3 मंथ्स पीरियड। अगर हमें 3 महीनों का जो एक्स की जो टोटल सेल्स है उनका एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल एक्स कितने हैं हमारे पास। तो टोटल एक्स जो सेल हुए हैं वो है हमारे पास, इन तीनों महीने को हम जो इक्वेशन आई इनको प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एक्स प्लस 2/3 प्लस 4/3 करूँगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 3x। सही है। अच्छा, अब टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल सेल्स किस तरह निकालेंगे? हर जो महीने को जो इसकी वैल्यू दी गई है एवरेज प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये मैं करता हूँ। तो अगर मैं मई की बात करूँ तो मई में हमारे पास है $1.20, तो यहाँ पे 1.20 आ जाएगा। सही है। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल की क्या प्राइस थी एवरेज प्राइस? वो थी आपके पास $1.26, 1.26 आ जाएगा। अब जून में आपकी जो प्राइस थी वो थी $1.08। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए मुझे इन सबको प्लस करना होगा। अगर जब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.48x। सही है। 3.48x कैसे आया कि x मल्टीप्लाई बाय 1.20 किया मैंने, प्लस 2/3x मल्टीप्लाई बाय 1.26 प्लस 4/3x मल्टीप्लाई बाय 1.08। तो इसका आंसर मेरे पास 3.48 आया। तो एवरेज निकालने का मुझे फॉर्मूला बताया क्या होता है? टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल एग प्राइस। तो टोटल सेल्स को मैं डिवाइड करूँगा टोटल एग की प्राइस से। तो मुझे पता है टोटल सेल्स कितनी हुई थी मेरे पास 3.48 एक्स, और टोटल एग कितने सोल्ड हुए 3x। सही है। तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब 3 को जब मैं 3.4x से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1.16। सही है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास डेसिमल में डिवीजन होना तो आप पहले डेसिमल से पहले अगर 3 लिखा हो 3 को 3 से डिवाइड करूँगा मुझे मालूम है 1 आएगा तो मैं 1 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद की आप अलग से कर लो, मतलब कि अगर 0.48 है ना मेरे पास, तो 0.48 को डिवाइड बाई 3 करूँगा ना, तो मैं ऐसा इसको 0.48 को आप भूल के सिर्फ ये समझ लो कि ये 48 लिखा हुआ है तो आसानी हो जाएगी। 48 को डिवाइड बाई 3 अब भाई किसी को मालूम है 40 डिवाइड बाई 3 करूँगा आंसर क्या आएगा 16। तो अब मेरे पास पॉइंट है तो मैं यहाँ पर 0.16 लिख दूंगा। तो 0.16 प्लस 1 कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास 3 डिवाइड बाई 3 1 हुआ था, तो मुझे पता है ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 1.16। तो यही लिख दिया मैंने 1.16। तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास डी, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन पूरी कैलकुलेशन में जो एवरेज सॉल्विंग टाइम है ना वो 1 सेकंड को भी है ना एक्सीड कर गया, हालांकि हमें एक सवाल के लिए 1 सेकंड दिया गया होता है।
तो अब अक्सर बच्चे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि है ना, अब अगर ऐसे सवाल आ जाए ना आपके पास, तो मेरी ये सजेशन है कि आप उसको पहले स्किप करके, अगर आपको किसी भी सवाल में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाए। पहले आप आगे सॉल्व कर ले बाकी सवाल, क्योंकि आपने ना अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होता है। हालांकि अगर आप ये अगर अंडरस्टैंड करके चले कि पूरे बेसिक मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स है, तो कुछ सवाल जो आसान है ना, जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, अगर वो पहले कर लेंगे सॉल्व, तो होपफुली आपके 15 मिनट्स के अंदर वो सवाल सॉल्व हो जाते हैं। और 2 से 3 सवाल आपके ऐसे बचते हैं कि जो 1 मिनट को भी एक्सीड कर रहे हैं, मुश्किल सवाल आता है, तो आपके पास आराम से सॉल्व करने के लिए 5 मिनट होंगे। मतलब आप 1.5 मिनट एक सवाल पे दे सकते हो, आसानी से पे सॉल्व हो जाएगा वो सवाल भी। तो इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो हमेशा याद रखें, आसान सवाल को पहले सॉल्व करें, जो मुश्किल है उसको बाद में सॉल्व कर लें, तो हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर लास्ट सवाल है हमारे पास, ये क्या हो गया। तो लास्ट सवाल में हमें कहा गया है, लास्ट ईयर मिसेस लॉन्ग रिसीव $160 इन डिविडेंड्स ऑन हर शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स स्टॉक्स। तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नहीं पता, तो उनके लिए बता दूं, डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट। सही है। तो एक मिसेस लॉन्ग है जिसको $160 का प्रॉफिट हुआ है, सही है, शेयर्स की वजह से। अपने जो इसने कंपनी एक्स के जो शेयर्स खरीदे थे ना, एक्स स्टॉक में, मतलब कि क्वांटिटी कितनी थी, एक्स, एक्स क्वांटिटी पे कितना इसको प्रॉफिट हुआ, $160 का प्रॉफिट हुआ। सही है। ऑल ऑफ विच शी हैड हेल्ड फॉर द एंटायर ईयर। पूरे साल का ये प्रॉफिट है कि अगर पूरे साल में इसने एक्स स्टॉक्स रखे हुए थे, तो पूरे साल इन्होंने $160 का प्रॉफिट हुआ। इफ शी हैड 12 मोर शेयर्स, अब यहाँ पे कंडीशन है इफ की, तो अगर इफ शी had 12 more shares of the stock last year, she would have received $15 more in total। तो हमें इसको पढ़ के समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर उसने 12 शेयर्स मोर रखे हुए थे, मतलब कि 12 शेयर्स की हमें वैल्यू बताई हुई बेसिकली, अगर आप इसको गौर से पढ़ो तो 12 शेयर्स की क्या बताएगा, 12 शेयर्स होते हैं इसके पास इंटायरली ईयर्स में, तो उसको $15 का प्रॉफिट होता है। सही है। तो अब हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि 12 शेयर से $15 को प्रॉफिट होता है इंटायर ईयर में। सही। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ द स्टॉक डिड शी हैव लास्ट ईयर। और हमसे पूछा गया है कि बता दो कि है ना, उसने कितने शेयर्स अपने पास रखे हुए थे। हमें शेयर्स तो नहीं पता, हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स दी गई कि एक्स क्वांटिटी है। सही है। तो हमें वो क्वांटिटी बतानी है कितने शेयर्स हो सकते हैं, कि अगर 12 शेयर्स रखने से $15 का प्रॉफिट होता है। तो सिंपल है, अगर मुझे ये पता है कि 12 शेयर्स रखने से $15 का प्रॉफिट होता है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि 24 शेयर्स अगर होते हैं इसके पास, तो इसको $30 का प्रॉफिट होता। सही है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ, मतलब जस्ट लाइक कि अगर 120 अगर इसके पास शेयर्स होते, तो मुझे मालूम है प्रॉफिट कितने का हो जाता, $150 का। मैंने मल्टीप्लाई पे 10 कर दिया दोनों साइड पर, और कुछ नहीं किया। इन दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई पे 10 कर दिया और कुछ नहीं किया। सही है। तो मुझे पता चल गया कि अभी $150 हमें निकालना है, किसके $160 प्रॉफिट का निकालना है। हमें $150 प्रॉफिट को पता चल गया कि अगर 120 शेयर्स होते तो $150 प्रॉफिट हो सकता था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सही है। तो अगर $12 और होते इसके पास, मतलब 12 शेयर्स और रखे हुए थे, मतलब 132 शेयर्स होते, तो प्रॉफिट कितने का हो जाता, $165 का हो जाता। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो 120 और 130 के दरमियान में होगा। यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि जो मिस्टर लॉन्ग को, जो मिसेस लॉन्ग जो है, उनको जो प्रॉफिट हुआ था वो $160 का हुआ था। तो 160 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो 150 और 165 के दरमियान में। तो आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर होगा वो 120 शेयर्स से लेकर 132 शेयर्स के दरमियान होगा। तो अब आप ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमें पता है पहला ऑप्शन सी है, जो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।